एवरीवन। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईओसीएल के बारे में। ऑलरेडी मैंने सारा का सारा डिटेल कंटेंट वगैरह जो है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है और मैंने बता भी दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। आप उसको एक बार देख सकते हो तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो फिर भी मेरे को बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है तो मैं उनका डाउट जो है वो दूर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। पूरा लास्ट तक देखोगे तो चीज़ें एक बार समझ जाओगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्या हम पहले पुराना वाला जो आईओसीएल का पीवाईक्यू है उसको एनालिसिस करके काम करें तो हमारा सिलेक्शन होगा क्या? तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है वो आईबीपीएस से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आईबीपीएस का पैटर्न अलग होता है। जब भी वेंडर चेंज होता है ना तो वो अपने हिसाब से क्वेश्चंस बनाता है, पुराने जो सेट बने हुए हैं उसको नहीं देखता है वो, है ना। क्योंकि जो टीसीएस है, अगर टीसीएस एग्जाम करवाती तो ऑब्वियस सी बात ही उसके पीवाईक्यूज आप लगाओगे तो आपको फ़ायदा करेगा। लेकिन अगर आप आईबीपीएस में सोचोगे कि मैं टीसीएस का जो है पैटर्न फॉलो करूँगा तो फिर आप जो है वो मुसीबत में पड़ सकते हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो इनका पैटर्न है उसके हिसाब से तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बनेंगे। इनका एग्जाम पैटर्न आपने देख ही लिया, बता दिया है। चाहे ऑफिसर हो, जेई के लिए हो, दोनों के लिए इन्होंने सेम ही पैटर्न बताया है कि 100 क्वेश्चंस होंगे, 150 मिनट समय आपको मिलने वाला है। अब इस 150 में जो है 100 में जो है वो इन्होंने बताया कि 50 आपके टेक्निकल होंगे, 50 नॉन टेक्निकल होंगे और 50 नॉन टेक्निकल में इन्होंने 3 सेक्शन में बांट दिया, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश। यहाँ पे आपका कोई जीके जीएस नहीं आने वाला है, कोई करंट अफेयर आपको नहीं मिलने वाला है, तो आपके लिए अच्छा है। अब 3 सेक्शन है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे सबसे पहले एप्टीट्यूड की बात करें तो ठीक है। तो एप्टीट्यूड में देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने इसको 2 भागों में बांट दिया। एक तो अर्थमेटिक में और दूसरा जो इनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन है या फिर स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी है, ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का टॉपिक है। इनको यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। तो इसके लिए मैंने सेपरेट जो है वो पीडीएफ डाल दिया है और उस पीडीएफ को अगर आप खोलोगे तो उसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव भी है और क्वेश्चंस भी है। आपको जो है वो सारे के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है, आप जो है वो कॉन्फिडेंट हो जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। उसके बाद है कि जैसे कि यहाँ पे इन्होंने, है ना, जो अर्थमेटिक का टॉपिक है, जैसे रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, है ना, स्क्वायर, क्यूब एंड स्क्वायर रूट हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया। तो ये चीज़ें आप रेलवे वाले भी अगर आपने तैयारी किया हुआ है तो उससे भी आपका काम जो है वो चल जाएगा। इसके अलावा जो चीज़ें बचती हैं वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में इन्होंने बताया कि बार ग्राफ और पाई चार्ट के बारे में बताया, ठीक है। तो बार ग्राफ और पाई चार्ट में क्या होता है कि ऑलरेडी आपको डेटा जो है वो दिया होता है। अगर आप पाई चार्ट की बात करेंगे तो ऐसे सर्किल बना के आपको जो है वो चीज़ें प्रोवाइड वो लोग कर देते हैं कि वो ऐसा कह देंगे कि टोटल पॉपुलेशन इतना है, गांव में जो है वो मान चलो किसी एक सेक्शन में गांव का लिख देंगे तो गांव के में इतने लोग रहते हैं, या फिर विदेश में इतने लोग रहते हैं, शहर में इतने लोग रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से वो चीज़ें आपको डेटा प्रोवाइड कर देंगे और उससे फिर आप सवाल पूछेंगे कि बताओ कि कहाँ पे जो है वो लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो आपको देख के जो है वो चीज़ों को बता देना है। तो इस तरीके से जो है वो पाई चार्ट में चीज़ें होती हैं। मैंने डेमो के लिए टेलीग्राम पे शेयर भी किया हुआ, जाके देख सकते हो। 2D 3D डायमेंशनल प्लॉट में क्या है आप देख सकते हो, टेबल के फॉर्म में चीज़ें इन्होंने बोला हुआ है। तो टेबल के फॉर्म में आपको डेटा जो है वो दिया हुआ रहेगा, उससे ये भी पूछ सकते हैं, उसका एवरेज पूछ सकते हैं, या फिर वो लोग पूछ देंगे आपसे, मोड भी पूछ सकते हैं, मीडियन भी पूछ सकते हैं, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो मेरे को नहीं लगता है मैथ्स में इतना कुछ बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। मैंने जो कंटेंट दिया है आप उसको एक बार पढ़ो, रिवाइज़ करो, डेफिनेटली जो है वो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। हालांकि आप भी आपने भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस दिए होंगे तो आपको भी एक मोटा मोटा आइडिया तो लग ही गया होगा किस तरीके से चीज़ें करनी है। तो टीसीएस वाले पैटर्न को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। आईबीपीएस के पैटर्न को फॉलो करना है। अगर आपका मन है तो आप टेक्स्ट बुक पे मॉक दे सकते हो, जो भी बैंकिंग वाले हैं, ठीक है। मैथ्स के लिए जो सबसे सही बुक मेरे को लगता है वो है आर.एस. अग्रवाल का जो बुक है, ठीक है। अगर आप आर.एस. अग्रवाल की बुक्स को देखोगे, ठीक है, तो उसमें वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस के कलेक्शंस है और मैक्सिमम जो क्वेश्चन है उसमें वो आईबीपीएस के ही क्वेश्चंस हैं। तो आईबीपीएस के क्वेश्चन है तो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत फिट बैठता है, तो वो बुक सही है, आप उसको एक बार देख सकते हो। इंग्लिश की बात की जाए, ठीक है, तो इंग्लिश की अगर बात की जाए तो उसमें 3-4 सेक्शंस है, ठीक है। एक तो ग्रामर का पोर्शन है, ग्रामर में आपको 2-3 चीज़ें करनी है, ठीक है। एक तो आपको प्रीपोजिशन बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो है कंजंक्शंस को बहुत सही से करना है, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद आपको वर्ब और एडजेक्टिव को कर लेना है। तो ये 3-4 चीज़ें आप यहाँ से कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। एक आध सवाल जो है वो वॉइस से भी पूछ सकते हैं या फिर नरेशन से भी रह सकता है। फिर है आइटम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो आइटम एंड फ्रेजेस को आपको रटना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो, अगर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो तो आपको चुपचाप जो है वो रट लेना है, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है।
उसके बाद है कि नरेटिव सीक्वेंसेस, इसमें आपको ऐसा भी दिया जा सकता है कि 3-4 सेंटेंसेस होंगे, उनका करेक्ट ऑर्डर आपको पता करना है। तो इसके लिए एक सिंपल सा कुछ ट्रिक होता है, आप देखोगे मेरे नोट्स में तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी, बस उसको आपको ध्यान में रखना है और आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जब भी IBPS का एग्जाम होता है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता ही रहता है, हालांकि अब तो TCS वाले भी डालते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो टाइम है, यानी कि आपका जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होगा, और स्पीड तभी इंक्रीज़ होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो इंग्लिश में भी ऐसा कुछ खास नहीं होने वाला है। अब बचता है हमारा रीजनिंग का सेक्शन, ठीक है। तो रीजनिंग के सेक्शंस को देखोगे तो इसमें जो नॉन वर्बल का सेक्शन है, तो नॉन वर्बल के सेक्शन में आप पेपर फोल्डिंग है ना, आप देख सकते हो, मिरर है, कटिंग है ना। तो ये बहुत आसान है, आप देख के आंसर जो है वो बता दोगे, है ना, जो नॉन वर्बल वाला सेक्शन होता है। इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एनालॉजी के बारे में बोलता है। एनालॉजी बहुत इजी होता है ना, जैसे कि वो लोग कह देते हैं कि एनालॉजी में बहुत तरीके से हो सकते हैं, मतलब कि कैपिटल वाला भी पूछ देते हैं, करेंसी से रिलेटेड भी पूछ देते हैं, तो वो कुछ भी कंपेयर करके जो है वो दे देते हैं, तो इसको एनालॉजी बोलते हैं। और फिर न्यूमेरिकल रिलेशन हो गया, सीरीज़ हो गया। सीरीज़ आप समझते होगे ना, सीरीज़ में 3-4 जो है वो चीज़ें वो दे देते हैं, मतलब 3-4, मतलब एक लाइन में वो 3-4 नंबर दे देंगे, और कोई एक मिसिंग रहता है तो आपको फाइंड आउट करना होता है उसमें क्या चीज़ें होंगी। जैसे कि 2, 4, 6 है और आगे का टर्म मिसिंग है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो ये सीरीज़ वाला सेक्शन होता है, बहुत इजी होता है, आप फाइंड आउट करोगे। जनरली जो है वो मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन से चीज़ें काम हो जाती है। तो रीजनिंग में ऐसा कुछ खास है नहीं, बस आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ जो है वो 2 चीज़ें करके जानी है, सिटिंग अरेंजमेंट और सिलोजिज्म जो है वो करके जाना है। हालांकि इसके अलावा वो ब्लड रिलेशन वगैरह भी दे सकते हैं, बट फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए आपको ये 2 चीज़ें ज़रूर करके जानी है, क्योंकि इनके बिना जो है वो रीजनिंग का सेक्शन अधूरा ही होता है अभी के टाइम में। तो ओवरऑल वेटेज जो है वो इस तरीके से है, अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट वगैरह है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मेरी तरफ से जितना एफर्ट हो सकता है, आई विल ट्राई टू हेल्प यू।